है? देखिए, जो बात भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मौलाना साहब के जवाब में दी और पूरा जिस तरीके से बात रखी कि ये मौलानाओं की दुकान है या मौलानाओं को इससे दिक्कत है। भाई, शिक्षा की बेहतरी के लिए किसको दिक्कत होगी? किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आपका व्यवहार है सरकार का, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इसीलिए सवालात उठ रहे हैं। आप बताइए, पिछली बार सर्दियों, पिछले कार्यकाल में जो योगी सरकार था, जायसवाल मैडम शिक्षा मंत्री थी, बच्चों को सर्दियों में स्वेटर उपलब्ध नहीं करा पाई, पूरे सेशन में मोजे नहीं दे पाई। उन्होंने वादा किया था कि मैं खुद गर्म कपड़े जब तक नहीं पहनूंगी, जब तक बच्चों को स्वेटर नहीं दे दूंगी। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। इस सरकारी स्कूलों को बच्चे को जब तक स्वेटर नहीं दे दूंगी, तब तक मैं खुद गर्म कपड़े नहीं पहनूंगी। लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पाई। गाड़ी में हीटर लेके घूमती थी, जहां जाती थी वहां हीटर इस्तेमाल करती थी। बच्चों को स्वेटर देने में असक्षम रही है सरकार। आखिरी में 5वें साल ये निर्णय लिया गया, जब चुनाव करीब आया, कि 1400 रुपए, 1300 रुपए, 1100 रुपए बच्चों को दे दिए जाएंगे, पालकों को दे दिए जाएंगे, वो खरीद लें। तो ये सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करे बैठे हैं। निजी व्यवस्थाएं फल फूल रही हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं। मजबूर है एक आम आदमी महंगी शिक्षा को लेने के लिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी या मौलाना लेंगे? व्यवस्थाएं फल फूल रही हैं, ठीक है करिश्मा जी, करिश्मा जी, मेरी पूरी बात हो जाए, मेरी पूरी बात, मैंने सारी बात सुनी, आपकी भी सुनी, मौलाना साहब की भी सुनी, अब्दुल साहब की और शशांक जी की भी सुनी। मुझे मेरी सबके जवाब दे रहा हूँ, फिर आप मेरे को जो पूछना चाहे मैं पूछेगा। ठीक है। तो ये सवालात सबसे पहले उस व्यवस्था है जो सरकार सीधे तौर पर चलाती है, नियुक्ति से लेकर हर चीज में सीधे उसका हस्तक्षेप रहता है। वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रही? क्यों बच्चा किसी मदरसा में पढ़ने जाएगा, क्यों किसी निजी विद्यालय में पढ़ने जाएगा? अगर सरकारी व्यवस्था अच्छी होगी तो सब लोग सरकारी व्यवस्था की तरफ आकर्षित होंगे, हर पालक सरकारी व्यवस्था की तरफ आएगा। तो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए अनर्गल विषयों को उठाना, तो ये नाकामयाबी है सरकार की और इसकी निष्पक्षता पे है। दूसरा बड़ा विषय जो इन्होंने पॉइंट रखा है कि आग लगने की स्थिति में क्या होगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, गुजरात मॉडल के नाम पे देश में सरकार आई और उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रचारित किया गया गुजरात मॉडल, और पूरे देश में गुजरात मॉडल। एक कोचिंग संस्थान में, सूरत जैसे विकसित शहर जो हीरे के लिए जाना जाता है, जो साड़ियों के लिए जाना जाता है दुनिया भर में, वहां एक निजी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान के अंदर आग लग जाती है तो गुजरात सरकार सीढ़ियां तक उपलब्ध नहीं करा पाती है। ऐसी इमारत में सीढ़ियां नहीं दे पाती है। फायर ब्रिगेड तो पहुंच जाते हैं, 8-8 दमकल की गाड़ियां पहुंच जाती है, लेकिन उनके पास सीढ़ियां उपलब्ध नहीं होती हैं। तो क्या ये मदरसाओं के माध्यम से सीढ़ियां उपलब्ध कराएंगे? तो अपनी नाकामयाबी को समझे। अभी कल की घटना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक निजी शिक्षण संस्थान है बिलबोंग, जो विश्व स्तरीय शिक्षा देने का दावा करते हैं, बिलबोंग स्कूल, जिसमें लाखों फीस ली जाती है। नर्सरी में पढ़ने के वाले बच्चे से लाखों रुपए फीस ली जाती है। उस बस के अंदर कंडक्टर ने एक बच्ची के साथ में बलात्कार जैसी घृणित कार्रवाई करी है। क्या सरकार ने काम किया था? क्या सर्वे किया था अभी तक? कौन सा जिला शिक्षा अधिकारी गया था? कौन सा एसडीएम गया था? और अब मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं उस बात को। इस समय से पहले तक क्या मुख्यमंत्री सो रहे थे? ये डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों सर्वे नहीं हो पाया था? अब मैं अपना तो सवाल आपसे करती हूं। ये सवाल उठते हैं, आप ही के सवालों पे कुछ सवाल मेरे पास भी है, आप उसका भी सवाल उठते हैं कि क्या मदरसाओं के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे बहुसंख्यक आबादी को बरगलाना चाहते हैं? सुविधा जो उनको देनी चाहिए बहुसंख्यक आबादी को, आपने जो बोला मैं समझ कर रहे हैं। महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन करना चाहा, सबको गिरफ्तार कर लिया। विधायक आप कह रही थी मौलाना साहब से प्रदर्शन कीजिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। ये सरकार विरोध प्रदर्शन करने देना चाह रही है? किसान बिल को लेकर जो 1 साल से ऊपर विरोध प्रदर्शन चला, उसके लिए कमेटी बनी थी, क्या एक भी मीटिंग हो पाई उसकी? तो ये अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध के परिणाम क्या हो गया? मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहूंगी, आप उसका जवाब दीजिएगा। पहली बात, आपने ये कही कि निजी व्यवस्थाएं, जो निजी संस्थान है वहां पर व्यवस्थाएं सही चल रही है। आपने मदरसों का जिक्र किया, तो एक बात बताइए, अगर व्यवस्थाएं सही चल रही हैं तो जांच हो जाने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? जो सही होगा वो सामने आ जाएगा। नहीं, अब आप मेरे सवाल सुनिए, ठीक है? नहीं, मैंने आपसे आपने मेरी बात को ही घुमा दिया। मैंने आपसे कहा ही नहीं कि वो व्यवस्था ठीक चल रही कि नहीं। मैं सरकारी व्यवस्था खराब चल रही, मैं तो ये बात कह रहा हूं। आपने ये भी कहा कि अगर निजी व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रही हैं, सही चल रही हैं, तो उससे दिक्कत है। करिश्मा जी, मैंने ये नहीं कहा। करिश्मा जी, मैंने ये नहीं कहा। मेरी बात को आप गलत मत ले जाइए। मैंने कहा सरकार का जिस चीज पे सीधा हस्तक्षेप है, क्या वो व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं? अगर सरकार का मुख्यमंत्री ने जाके अस्पतालों पे ये बात नहीं कही, मतलब तो नहीं है कि प्राइवेट मदरसों में सर्वे नहीं करा सकते, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते।
इसका ये मतलब निकलता है? करिश्मा जी, सरकार के उप मुख्यमंत्री, हाँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। सरकार के उप मुख्यमंत्री तिवारी जी सरकारी अस्पताल में जाके कहते हैं हमें शर्म आ रही है। ये सरकार की शर्म है ना, पहले ये खुद अपनी व्यवस्था ठीक कर लें। शर्मिंदा होने से पहले थोड़ी शर्म खा लें कि दूसरी चीजों पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ठीक है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, एक बात बताइए, लेकिन ये मदरसों से कहां से जुड़ता है? अगर मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, असम में क्या हुआ, किस चीजें निकल के आई, वो आपने देखी होंगी। आप बताइए असम में जो हुआ। नहीं, एक बात, मैंने आपको सूरत का उदाहरण दिया, मैं भी आपको उदाहरण ही दे रही हूँ ना, मैं भी तो आपको उदाहरण ही दे रही हूँ। क्यों आग लगने पे सूरत की सरकार, क्यों गुजरात की सरकार, देश के प्रधानमंत्री भारतीय साहब मुद्दे को नहीं भटकाते हैं ना। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे तो आप 50 टॉपिक लेके आ जाएंगे, फिर जो हमारे डिबेट का निष्कर्ष है वो नहीं निकलेगा। जब हम दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो आपको वहां पे बिठाएंगे, आप उस पर अपनी बात रखिएगा। इस समय हमारे पास एक टाइम लिमिट है, उसमें जो हमारा मुद्दा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यश भारती जी, एक मेरा सवाल ये है कि असम में जो हुआ, जिस तरीके से कुछ मदरसों में आतंकी मॉड्यूल भी निकल के सामने आए, वहां पर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया जा रहा था, ये भी आपने देखा होगा। और कहते हैं कि जब एक जगह हाथ जलता है तो बिल्ली दूध फूंक के पीती है। तो अगर उसके आधार पे अगर दूसरे मदरसों में भी सर्वे कराया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर सरकार ये तर्क भी दे रही है, आपके अगर तर्कों को ले लूं या फिर डॉक्टर अब्दुल की तरफ से तर्कों पर ले लूं, जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सरकार का एजेंडा ये है, तो अगर उस एजेंडे के हिसाब से भी सरकार सर्वे करा रही है तो क्या दिक्कत है? आखिर सर्वे होगा, अगर सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ निष्पक्ष होगा तो सामने आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो आगे चल सके? जिस तरीके से मौलाना रशीदी की तरफ से कहा जा रहा था कि मेरा घर है, मैं चटाई पे बैठ के पढ़ाई करूंगा। अरे आपको अकेले पढ़ाई थोड़ी करनी है, ये पूरे देश के भविष्य। नहीं, मैं आपके जवाबों पर ही आ रही हूँ, लेकिन आप सुन लीजिए कि अगर देश का भविष्य उन बच्चों से जुड़ा हुआ है तो सरकार तो सवाल उठाएगी, क्योंकि आपके भविष्य अकेले आपके भविष्य की बात नहीं है, उसमें जितने बच्चे जा रहे हैं उनका भविष्य ही देश को डिसाइड करेगा। करिश्मा जी, मेरा जवाब, आपने असम से जोड़ लिया एक मदरसा को या 2 मदरसा को या 10 मदरसाओं को। मैं कह रहा हूँ 100 मदरसे खराब होंगे तो क्या दुनिया भर के मदरसों को हम खराब बोलने लगेंगे? जो हमारे देश में संचालित है वो भी हमारे सारे मदरसे अगर सर्वे करा लेते हैं ना, क्या मुझे बोलने देंगे या आप ही जवाब देंगे? मेरा जवाब, अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगी ना। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मेरी बात पे सवाल कीजिएगा ना, मैं जवाब दूं, आपकी बात भी सुनूंगा। आप मुझे शांति से सुन लीजिए। करिश्मा जी, मुझे ये बताइए, कुछ मदरसे खराब है, जांच हुई, उनकी कार्रवाई हुई, किसने विरोध किया, लेकिन जांच तो निष्पक्ष हो। अभी एक आरएसएस के कार्यकर्ता का ये बयान आया है कि आरएसएस बम बनाता है, बम धमाके करता है, तो मैं क्या सारे लोगों को आरोपी बना दूं? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लोकसभा में टिकट दिया, सांसद बनवाया प्रज्ञा ठाकुर को, जिसके ऊपर मालेगांव मस्जिद में उसकी गाड़ी उपयोग हुई है, यह अभी साबित हो गया कोर्ट में। एनआईए ने रिपोर्ट दी है कि हाँ, प्रज्ञा ठाकुर के नाम से वो गाड़ी थी। तो ये आतंकवादी की घटना तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सम्मिलित हैं उसमें। तो मुझे लगता है मैं सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कह दूं कि सब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पहले से आतंकवादी घटना की जांच के घेरे में था, जमानत पे था, और अब तो उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं? इसी की सरकार ने एनआईए की रिपोर्ट भी दे दी है कि हाँ, गाड़ी संलिप्त थी, प्रज्ञा ठाकुर के नाम की गाड़ी थी। क्यों इस्तीफा नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी उससे? एक तरफ मोदी जी कहते हैं मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ ऐसे आतंकवादी घटना वाले लोगों को सांसद बनाने का काम करते हैं, सदन में बैठाने का काम करते हैं, जहाँ नीति नियत बनाई जाती है देश को चलाने की, संचालन करने की, कानून बनाए जाते हैं। तो आप किसी एक मदरसा को क्यों आरोपी बना रहे हैं? एक मदरसा को आपने पूरा मुद्दा ही अलग, आप एक अलग टॉपिक पे चले गए, जिस बात का मैं बार बार आपको जिक्र कर रही हूँ ना। देखिए, शिक्षा, एक बात बताइए, दिल्ली में एक होटल में आग लगी थी, दिल्ली में एक होटल में आग लगी थी, जिसके बाद सारे होटल की जांच की गई कि वहां पर सब तरीके से अगर आग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं है। बात करी, नहीं, मैं भी आप ही जैसे आप एक एग्जाम्पल पे दूसरा एग्जाम्पल लेके पहुंच रहे हैं ना, मैं भी उस एग्जाम्पल पे आ रही हूँ। तो अगर एक मदरसे, यहाँ तो बच्चों की शिक्षा की बात है,
अगर बच्चों की शिक्षा में थोड़ी भी लापरवाही हो रही है, अगर वहां पर कोई खामी है, कमी है, तो उस पर जांच होने दीजिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई मदरसों को रोका जा रहा है, मदरसों में मना किया जा रहा है। करिश्मा जी मेरी एक प्रतिक्रिया लीजिए। मोदी जी का जो इसका पिछला कार्यकाल था उसमें गुजरात से एक सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, परेश रावल जी, जो कलाकार भी हैं, और उन्होंने एक मुहिम लगाई शिक्षा को लेकर के कि निजी शिक्षा संस्थान जो है, कोचिंग संस्थान है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाने चाहिए, स्कूली शिक्षा जो है वो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने उस पर, जब उनका खुद का सांसद लगातार इस बात पर दोबारा टिकट नहीं दिया परेश रावल जी को, दोबारा सदन में भेजने का काम नहीं किया, जो बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, जो महंगी शिक्षा खत्म करने की बात कर रहे थे, जो अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा की बात कर रहे थे, अच्छी बातों को क्यों नहीं बढ़ाते? प्रज्ञा ठाकुर जैसे को क्यों बढ़ाते हैं ये आगे? इस सवालों का जवाब कौन देगा? जब शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा के स्तर की बात हो रही, तो मैं लगातार शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं शासकीय व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप कितने बच्चों को दे दिया उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है, बलात्कार की घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है, उस पर कितना सर्वे हो गया? ठीक है, यश भारती, समय की कमी है, जवाब ले लीजिए। जो हमारा मुद्दा है उसी पे बात करेंगे, दूसरे मुद्दों पर अभी हम नहीं जा रहे। शशिकांत तिवारी, मैं शिक्षा और सरकार की व्यवस्था पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, शशिकांत तिवारी जी जवाब दीजिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के ये जो वक्ता बैठे हैं तो ये तो कंफ्यूज हैं पूरी तरीके से। कभी ये मोजे पे बात कर रहे हैं, कभी ये अस्पताल पे बात कर रहे हैं, कभी प्रज्ञा ठाकुर पे बात कर रहे हैं। विषय पे तो इन्होंने अल्टीमेटली सरकार पे तो कर रहे हैं ना बात। देखिए अल्टीमेटली सरकार, देखिए समाजवादी पार्टी वह पार्टी है कि जहां भी इन लोगों के सरकार के समय में हर कचहरी में और रेलवे स्टेशन पे ये सवाल पूछा क्या आपने इनसे? तो जो बम फोड़ता था, जब पकड़ा जाता था, सुनिए, अब आप धैर्य से सुनिए, आपने उनसे, अब आप बीच में मत बोलिए। अब यश भारती जी आप जवाब नहीं सुन रहे, आप जवाब नहीं सुन रहे, अब आप बीच में मत बोलिए। तुलना कर रहे हैं, हम सत्ता में हैं, अब हम सत्ता में हैं, अब जवाब सुनिए। आप सत्ता में नहीं है तो आपने सवाल उठाया, आप जो सत्ता में है उसे जवाब देने दीजिए। ठीक है, तो वो तो हमारी सरकार पे पहुंच गए। हाँ, तो वो आपकी, अगर आप उनके कार्यकाल की बात करेंगे तो आपके कार्यकाल में क्या हुआ था वो भी तो बताएंगे ना। जैसे ब्रजेश तिवारी जी ने कहा हम शर्मिंदा है, वैसे की शर्मिंदा है हमारी सरकार की अगर बात करें। देखिए बार-बार एक ही बात को क्यों आप दोहरा रहे हैं? विषयांतर आप हो रहे हैं बार-बार। आप जवाब सुनिए। मैं तो उप मुख्यमंत्री के वक्तव्य को बता रहा हूँ कि वो शर्मिंदा है। आप शर्मिंदा है या नहीं शिक्षा व्यवस्था को लेके? हाँ, सुन लिया हमने, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। करिश्मा जी, ये सरकार तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब चलती थी तो हर कचहरी और हर रेलवे स्टेशन पे बम फोड़ते थे, और जो बम फोड़ता था तो उसकी ये लोग जमानत कराते थे, पैसे से मदद करते थे, अपना वकील लगा करके ये लोग जमानत कराने वाले लोग हैं, उनको बचाने वाले लोग हैं, उनका केस वापस लेने वाले लोग हैं। तो ये क्या बोलेंगे? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच